Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. कैश फ्लो मास्टरी। और माय डियर फ्रेंड, आज ना जो टॉपिक आपके लिए मैंने सिलेक्ट किया है वो है अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड दिस फाइनेंशियल कैलकुलेटर टू बिकम कैश रिच फास्ट। सबसे पहले आपका स्वागत है। 5 a.m. अर्ली मॉर्निंग प्रभात वेला आप मेरे साथ में हो और आज हम मनी और कैश फ्लो की बात करने वाले हैं। और जो इस वीडियो की रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं वो तो पूरी तरह से एंजॉय करेंगे। मैं ना एक बार फिर से आपकी कमिटमेंट को सल्यूट करता हूँ। आप ऑन टाइम आते हो और पार्टिसिपेट करते हो 5 a.m. के अंदर। यू आर अमेजिंग। टॉपिक टॉपिक क्यों चूज किया जगमोहन? अंडरस्टैंड दिस फाइनेंशियल कैलकुलेटर। अब ये कौन सा फाइनेंशियल कैलकुलेटर है जो आपको कैश रिच फास्ट बना रहा है? बैकग्राउंड क्या है? वाई वाई फाइनेंशियल कैलकुलेटर? जरा अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, ऐसा है, मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि जगमोहन, पैसे की ना रिक्वायरमेंट कभी खत्म ही नहीं होती। मतलब मनी ना टिकती नहीं है। मनी तो ऐसी है, बर्फ की तरह है। जब बर्फ नहीं होती, आइस आइस क्यूब, जस्ट लाइक आइस क्यूब। वो लिया और आई, थोड़ी देर अपने हाथ में रही, पिघल कर खत्म हो गई। वो कहाँ गई? वो बर्फ का आइस क्यूब कहाँ चला गया? वो तो मेल्ट हो गया, पानी की तरह खत्म। तो मनी की रिक्वायरमेंट कभी कंप्लीट हो ही नहीं पा रही है। उसके लिए क्या करना पड़ रहा है? एक्टिव इनकम, जॉब, बिजनेस, वर्किंग, दिन रात मेहनत करके पैसे आते हैं। वो कहाँ निकल जाते हैं? निकल ही जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि देखो, जो हमारा लाइफ स्पैन है ना, उसको एक बार अंडरस्टैंड करते हैं। ह्यूमन बीइंग जब इस अर्थ पे आ रहा है, बड़े हो रहे हैं, तो ना कुछ ऐसी नेचुरल डिजायर है। ये हमारा डिजाइन ही ऐसा है कि हर किसी के अंदर ये डिजायर आती है, जिसको हम फाइनेंशियल गोल कहते हैं। अब फाइनेंशियल गोल के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो, जो रेंट पे रह रहा था, जो रेंट पे है, उसको अपना घर चाहिए। जिसके पास अपना घर है, उसको थोड़ा सा बड़ा घर चाहिए। जो जिस जगह पे रहता है, उसको उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी पॉश एरिया या डिफरेंट एरिया या ग्रीनरी एरिया के अंदर ट्रांसफर करना है। जो ग्रीन एरिया में ट्रांसफर हो चुका है, उसको अपना घर थोड़ा बड़ा करना है, उसको चेंज करना है, उसको वर्किंग करनी है। ये जो घर है, ये होम है ना, ये होम, हाउस, घर, अपना घर, ये एक बहुत दिल से जुड़ी हुई एक अटैचमेंट है। ये हर किसी का गोल है। आप भी चेक करो कि आप जिस घर में रहते हो, बहुत अच्छा लग रहा है आपको, बहुत आपको उसको प्यार है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में वो ड्रीम होम की रिक्वायरमेंट तो है ही है। पीछे एलन मस्क ने पूरा का पूरा आइलैंड के ऊपर ही अपना घर बना लिया। ये देखो, ये होम की जो रिक्वायरमेंट है ना, ये बिल गेट्स जो है, उनका अगर घर देखा जाएगा तो मतलब सुपर 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 टेक्नोलॉजी से बना हुआ उनका घर है। जिसके अंदर मतलब वो तो बात करता है, घर उनका स्मार्ट होम है उनका, और बहुत ही अमेजिंग है ये। मैंने टच कर दिया आपके उस इमोशन को। अब घर की जो रिक्वायरमेंट है, होम की जो रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए मनी चाहिए। तो आपने देखा होगा, बैंकों का जो सबसे सुपर डुपर हिट जो प्रोडक्ट है ना, वो होम लोन है। तो और किसी के पास कोई लोन हो ना हो, होम लोन जरूर होता है उसके पास। और मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जितने भी मोस्टली मिडिल और अपर मिडिल क्लास हैं, वो एवरीवन एवरीवन कोई अछूता ही नहीं है होम लोन किससे। क्योंकि होम, मैंने एक ऐसा पॉइंट टच आपके साथ पे कर दिया है। वो ठीक है, दैट इज राइट, दैट इज करेक्ट, होना भी चाहिए एक शेल्टर। क्योंकि हम अपने परिवार को एक ऐसी जगह देना चाहते हैं जहां पर हर तरीके का कंफर्ट हो। क्योंकि सारा टाइम, मोस्ट ऑफ द लाइफ टाइम ड्यूरेशन हम रहते तो उस घर के अंदर ही है। पैसे चाहिए उसके लिए मनी चाहिए ना, मनी चाहिए। चलो, फाइनेंशियल गोल क्या रहता है? होम। दूसरा, कार। कार भी तो चाहिए आज की डेट में। जिसके पास है, उसको थोड़ी सी डिफरेंट चाहिए, बढ़िया चाहिए, आगे चाहिए। जिसकी पुरानी हो गई है, उसको रिप्लेसमेंट करनी है। तो कार का एक गोल रहता है। उसके बाद आपकी या तो अपनी एजुकेशन हो सकती है, आपकी अपनी मैरिज हो सकती है, वो एक गोल है। अच्छा, आप हनीमून की प्लानिंग कर रहे हो, उसका हो सकता है। उसके लिए मनी तो लगेगी ना।
पैसे की रिक्वायरमेंट तो वहां पर आने ही वाली है। आगे चलो, अब आप एक स्टार्टअप बिजनेस करना चाह रहे हो, एक बड़ा बिजनेस करना चाह रहे हो, अगर आप जॉब में हो तो आप बड़ा बिजनेस करना चाह रहे हो, बिजनेस के अंदर उसको एक्सपेंड करना चाहते हो, बहुत सारे आइडियाज हैं, फिर मनी की रिक्वायरमेंट है। ये दिमाग ना शांत होने ही नहीं देता, पैसा 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 पैसा, मनी चाहिए, तभी तो हर समय कैश फ्लो की बात होती है। और उसको मैनेज कैसे करें, आगे बढ़ो। अब स्टार्टअप बिजनेस के लिए भी आप पैसा इकट्ठा करने की सोच रहे हो, इसके अलावा अब शॉपिंग के भी गोल होते हैं, वेकेशन के भी गोल होते हैं, साल में एक बार जाते हो कि साल में दो बार जाते हो कि क्वार्टरली जाते हो, पैसे तो लगते हैं ना वहां पे। इसके अलावा अब बच्चों की बात करें, आजकल तो बच्चों के एजुकेशन के ऊपर ही जबरदस्त एक्सपेंडिचर होता है। एक बेबी आपका, दो बेबी है, तो बेबी जैसे ही आपकी दुनिया के अंदर आता है ना, तो एक खर्चे का एक बहुत बड़ा मीटर स्टार्ट हो जाता है। तो हम बात करें आजकल के जो कोचिंग सेंटर्स हैं, ट्यूशन सेंटर्स हैं, एजुकेशन है, ऑनलाइन वर्ल्ड है, करना पड़ रहा है। अब जब बाईजूस भी आ गया, उसकी भी सब्सक्रिप्शन है, टीचर्स हैं, 2,50,000 पर एनम तक के चार्जेस कर रहे हैं कुछ बड़ी सिटीज के अंदर, जहां पर उसके बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए। अब साल में 2 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट हो जाना है। अब स्कूल की जो फीस जाती है वो तो अलग ही है। अब बच्चे हैं तो उनको गैजेट भी चाहिए, गैजेट जैसे आजकल तो हर किसी को अच्छा स्मार्टफोन चाहिए ही चाहिए एजुकेशन में। तो वर्क वर्क फ्रॉम होम तो नहीं, हम बोलेंगे घर से हो रही है ना क्लासेस उनकी सारी, लॉकडाउन के बाद से लेके अभी तक स्कूल खुले कौन से हैं। गैजेट उनको चाहिए, लैपटॉप उनको चाहिए, अब हर तरह के लैपटॉप चाहिए, आईपैड भी चाहिए। उसके बाद बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है, बाइक और कार तो उनको नेसेसिटी है, उनके लिए देनी है। अब उन्होंने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, अपने दोस्तों से मिलना है, आगे बढ़ना है, तो नेक्स्ट लेवल के ऊपर उसके लिए भी मनी की रिक्वायरमेंट बच्चों की आ गई। अब बच्चों को जब आप वेकेशन पे लेके जाते हो, अब वो बच्चे बड़े हो रहे हैं, टीनेजर हो गए हैं, तो सेपरेट रूम की उनकी रिक्वायरमेंट है, और उनकी डिफरेंट तरह की अपने दोस्तों के साथ भी घूमने की रिक्वायरमेंट आज की डेट में रहती ही है। घर के जो सराउंड साउंड सिस्टम है उसकी तो बात ही आप छोड़ दो। अब उनकी पॉकेट मनी है। अब आप कह रहे जुगन इतना खर्चा, ये है ना, ह्यूमैनिटी की लाइफ आते सारी मनी 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 का एस्पेक्ट स्टार्ट हो रहा है। बच्चों की भी तो ग्रेजुएशन करवानी है, फिर उनकी मैरिज भी है भाई, उनके मैरिज के बाद उनके हनीमून का भी आप ही सारा का सारा इंतजाम करा के दे रहे हो। उसके बाद फिर पोते पोतरियां भी हो रहे हैं, तो दादा दादी कहते हैं कि चलो उनके लिए भी कुछ ना कुछ हम बनाकर करके चलेंगे। ये मनी की रिक्वायरमेंट तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पॉइंट मैं क्या देना चाहता हूं आपको, पॉइंट ये देना चाहता हूं कि कितने पैसे कब लगने वाले हैं, कितने चाहिए होंगे, क्यों चाहिए होंगे, तो मुझे आज उसके लिए कुछ प्लान करना है कि नहीं प्लान करना है। मनी, मनी, मनी इज अ गेम। अब जिसने इस पॉइंट को समझ लिया कि ये जो कैश आउटफ्लो का चक्र तो हमारी लाइफ के अंदर आने ही वाला है, तो इजंट इट इम्पोर्टेंट कि हमें पहले से प्लान करके चलना चाहिए। मजे की बात ये बताता हूं कि जो आज वैल्यू ऑफ मनी है ना, एक चीज होती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन है महंगाई। भाई जो सामान आप जितने रुपए का खरीदते थे आज से 10 साल पहले, आज वो महंगा हो गया। किसकी वजह से? इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई दर बढ़ रही है, यानी कि बाइंग वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है। ऑन एन एवरेज 5 से 7%, चलो 6% लगा लो, तो 6% से इन्फ्लेशन हो रहा है। अगर मेरे पैसे सेविंग अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो सेविंग अकाउंट में रिटर्न मिलती है 3% की। पैसे अगर मैंने संभाल के रखे हैं, घर पे कैश रखा हुआ है, तो उसमें तो मिलता ही कुछ नहीं। और यहाँ से महंगाई बढ़ रही है 6% से, तो एक्चुअली जो हमने पैसे संभाल के रखे हैं सेविंग अकाउंट के अंदर और अपने घर के अंदर, वो कम हो रहे हैं, बढ़ने की जगह कम हो रहे हैं। तो इन्फ्लेशन भी पैसे को खाता है। अब इस सब का ध्यान कैसे रखें, किस तरह से करें, तो मैं ना आज आपको एक टूल दिखाने वाला हूं और देने वाला हूं, और पूरी उसकी अंडरस्टैंडिंग करने वाला हूं। ये आपको ना लाइफ टाइम हमेशा ये टूल आपके काम आएगा, और आपके माइंड के अंदर
मनी से जो आपकी रिलेशनशिप है ना, उसको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने वाला है। तो चलो बात करते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं। ये ले लो आप फाइनेंशियल कैलकुलेटर। मैं क्लिक करता हूं आपके सामने, इसको ना आप बड़े प्यार से समझना। ये लो फाइनेंशियल कैलकुलेटर। इसके अंदर मैंने क्या दिया, सबसे पहले फाइनेंशियल गोल प्लानर के प्रिंसिपल के हिसाब से अमाउंट समझ लेते हैं। रिक्वायर्ड कॉर्पस, आप कहते हो कि देखो मुझे ना, अब मैं घर की प्लानिंग कर रहा हूं और घर कम से कम नहीं तो मेरा 80 लाख रुपए का आएगा। 80 लाख रुपए का आएगा। और ये जो घर मैं खरीदूंगा, ये 10 साल के बाद खरीदूंगा। मान लो आप ऐसा कहते हो 80 लाख का खरीदूंगा, 10 साल के बाद खरीदूंगा। इन्फ्लेशन, महंगाई तो बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है 6% के हिसाब से। अब पहली बात तो ये समझ लो कि अब इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉर्पस क्या है, 1,43,26,782। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने आज अपना बजट 80 लाख के हिसाब से सोचा है ना, कि 80 लाख में इस रेंज के घर आ जाते हैं, बाकी तो ये रियल एस्टेट की डिमांड और सप्लाई बताएगी। डिमांड और सप्लाई के हिसाब से उस समय रेट कहाँ चले जाएंगे या कम हो जाएंगे, ये तो डिमांड सप्लाई बताएगा। लेकिन अगर 80 लाख की जो आज की चीज है ना, वो कम से कम 1,43,26,782 की हो चुकी होगी 6% के इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो अब अगर आप 10 साल के बाद घर लेने की सोच रहे हो, तो 1,43,00,000 रुपए के फंड की हमें अरेंजमेंट करके चलनी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप जो सेविंग करना शुरू कर रहे हो, कुछ सेव करते हैं, चलो कुछ सेव करते हैं, सेव भी नहीं कर रहे, सेव प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, सेव को ग्रो करने के लिए कर रहे हो। देखो दो तरीके होते हैं। जब आप पैसा आपके पास है ना, तो पैसा या तो आप प्रोटेक्ट करा सकते हो। पैसा प्रोटेक्ट कहां पर होता है? पैसा प्रोटेक्ट होता है सेविंग अकाउंट के अंदर, चलो पड़ा हुआ है। एफडी के अंदर, चलो पड़ा हुआ है। डेप्ट फंड के अंदर, चलो पड़ा हुआ है। वो प्रोटेक्ट हो रहा है, बढ़ नहीं रहा। ग्रो कहां पर होता है पैसा? पैसा ग्रो होता है जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, जब आप यूएस के स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, जब आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, जब आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, जब आप पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, जब आप कमोडिटी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, जब आप अपने पोर्टफोलियो को स्विच करते हो हर 15 दिनों में एक बार या हर महीने में एक बार, कुछ लोग तो हर मंडे को अपने पोर्टफोलियो को स्विच कर रहे हैं, तो इससे पैसा ग्रो होगा। समझ लिया आपने पॉइंट? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूं। आपका एक फाइनेंशियल गोल है, उस फाइनेंशियल गोल के लिए आप पैसे को इकट्ठा कर रहे हो। जब पैसे को इकट्ठा कर रहे हो तो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो कि उसको ग्रो कर रहे हो? तो ना केवल प्रोटेक्ट करना है बल्कि उसको ग्रो करना है। अब प्रोटेक्ट और ग्रो तब करेंगे ना जब हमें उस फाइनेंशियल गोल तक पहुंचने का एक फार्मूला पता होगा। वही तो मैं आपको बता रहा हूं। तो समझो दोबारा से, 80 लाख रुपए का कॉर्पस अगर मुझे इकट्ठा करना है 10 साल के बाद, और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 6% से, अब जो पैसा मैं अपने सेव कर रहा हूं और उसको मैं ग्रोथ में भी लगा दिया, और रिटर्न मेरे को 12% की एवरेज आनी शुरू हो गई है, 12% की आनी शुरू हो गई है। तो अब कम से कम 61,663 रुपीज मुझे मंथली सेव करना है उस पर्पस पे पहुंचने के लिए। आप कहते हो कि कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि 10 साल के बाद जो मुझे पैसा 1,43,00,000 रुपए चाहिए होगा, तो आज मैं लमसम कितना इन्वेस्ट कर दूं? अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कॉर्पस आज की डेट में 46,12,840 रुपए का है ना, 46 लाख का, अगर कॉर्पस 40 लाख का है, तो वो 12% की रिटर्न से 10 सालों के अंदर 1,43,00,000 रुपए बन जाएगा। ऑप्शन क्या है? या तो इतना आज ही साइड पे कर दो उस घर के लिए जो 10 साल बाद लेना है, इतने तो नहीं है, तो 61,663 रुपीज आप पर मंथ सेव कर रहे हो। ओके। जो कार लेनी, आपने कार लेनी है जी, चलो 10 लाख की, और आप कह रहे हो कि 2 साल के बाद ही मैं कार ले लूंगा। तो जो 10 लाख की कार का आपने सोचा है ना, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से वो 11,23,000 रुपए की हो गई। तो आज अगर आप 41,243 रुपए सेव करना शुरू करते हो,
तो आपके ये हो जाएंगे 11,23,600, या आप आज ही 8,95,000 उठा के साइड में कर दो, तो 10 लाख रुपए की कार आप परचेज कर सकते हो। आप 4 साल के बाद लेने की सोच रहे हो, तो 20,000 रुपए गाड़ी के लिए सेव करना शुरू कर दो। अच्छा, एक पॉइंट आपने नोट किया, पॉइंट आपने ये नोट किया कि कुछ लोग ना कार ले लेते हैं और फिर उसकी ईएमआई देनी शुरू कर देते हैं। यहां पर मैंने थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रेटेजी आपको बताई। अगर गाड़ी लेनी है ना आपने, तो जो ईएमआई देनी है, मैं कह रहा हूं कि आज आप कार लो ही मत। आज आप कार लो ही मत, और ये सोच लो कि कितने टाइम के बाद लेनी है, उसका एक अमाउंट डिसाइड करो, और जितने का मैंने ईएमआई का आपको अमाउंट बताया, उतने अब आपने इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए हैं। डेप्ट फ्री लाइफ, बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और तब तक आप किसको इस्तेमाल कर रहे हो? ओला यूज करो, उबर यूज करो, जो भी आपने करना है, आप ले ही नहीं रहे हो। ये ना 360 डिग्री माइंड का शिफ्ट है कि अपनी जिंदगी को कर्जे में रख देना है, लोन ले लेके, क्योंकि गाड़ी लाइबिलिटी है, वो डेप्रिशिएट होती है, तो एसेट तो है नहीं, वो लाइबिलिटी है, डेप्रिशिएट होती है। उसके बाद हमने लोन भी ले लिया, 5 से 10 साल का गाड़ी के लिए, हर महीने ईएमआई आ रही है। अगर 3-4 ईएमआई बाउंस हो गई, तो वो गाड़ी उठाने के लिए आ जाएंगे और फिर परेशानी करेंगे, एनपीए में कन्वर्ट होगा, और चिंता हमेशा रहेगी इस डेट को खटक आपकी ईएमआई लगनी है। तो कितना बढ़िया रहे कि आप अपना फाइनेंशियल गोल तय करो कि कितना पैसा मुझे चाहिए, और आपकी जो एक्टिव इनकम आ रही है, उस एक्टिव इनकम में से उतना पैसा ईयर मार्क करते 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 अपना एसेट क्रिएट कर लिया, और उस फंड में से अब आपने अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से एसेट क्रिएट किया, या आपने जो एजुकेशन के लिए जो सोच रखा था वो पे किया। तो यानी कि अब आपकी ना लाइफ मनी के रूप में आपके कंट्रोल में आना शुरू हो गई है। इस कंसेप्ट के ऊपर ना थोड़ा सोचो, ये बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव मैं दे रहा हूँ चीजों को देखने का। आजकल तो लोगों ने कार रखनी बंद कर दी है। लोग क्या कर रहे हैं, ओला उबर या उस फैसिलिटी का यूज करते हैं, या जो आजकल कार प्रोवाइड करने वाली कंपनीज आती हैं, उनसे एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, कि ये बढ़िया वाली कार है, ये बढ़िया वाली कार है, तो ये मैंने आपसे रेंट पे ली, जैसे पेरेंट्स के लिए ले ली और उनके लिए रख दी। अच्छा, तो गाड़ी उसी की रहेगी सामने वाले की, तो मैं उसका एक नॉमिनल सा अमाउंट पे करता रहूंगा कि मैं महीने में इतने दिन यूज करने वाला हूँ, जब भी चाहिए। अच्छा, इमरजेंसी की जहां तक बात आ गई, आजकल तो ओला उबर आने के बाद इमरजेंसी रही नहीं है, बाकी आपके रिलेशनशिप जिस तरीके के हैं, इमरजेंसी आती नहीं है, बट स्टिल आपको ऐसा लगता है तो आप लीज के ऊपर उस कार को ले सकते हो। पॉइंट यहाँ पर ये है कि अपना बल्क अमाउंट मैं जस्ट ऐसे ही किसी लग्जरी कोर में इन्वेस्ट करके अपने कॉर्पस में से निकाल दूं, क्योंकि आज किसी कॉर्पस में से पैसा निकाल दिया, जो कंपाउंडिंग के इंटरेस्ट के द्वारा आने वाले समय में एक बड़ा फिगर बन सकता था, वो मैंने लूज आउट कर दिया। और दिमाग कहां पर है? वही उपभोक्तावाद, कंज्यूमरलिज्म। और जहां जितने भी बड़े से बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट कर करके इतना हमारे दिमाग को ब्रेन वॉश कर दिया है कि हम कहते हैं बढ़िया से बढ़िया गाड़ी बस उठा लो, बस उठा लो, और उसके बाद धीरे धीरे उसको पे करते रहेंगे। तो वो हमें इतना आदी बना चुके हैं ईएमआई देने का। तो मैं ईएमआई की जगह आपको कहां पर लेकर आ गया हूं? मैं आपको सिप के ऊपर लेकर आ गया हूं। अब कितना करना होगा, उसी के लिए तो मैंने आपको फाइनेंशियल कैलकुलेटर दिया है। भाई कितने पैसे कितने समय के बाद चाहिए, और क्या हम उसके ऊपर एवरेज रिटर्न ले सकते हैं। अगर महंगाई 6% की जगह 7% हो गई, और रिटर्न आपको मिली 10% की ऑन एन एवरेज, तो फिगर क्या आने वाली है? अगर आप बहुत अच्छे फंड मैनेज कर गए, और आप 15% तक की रिटर्न को मैनेज कर रहे हैं, और भगवान की कृपा है महंगाई 5% ही है, तो आपका 18,000 में काम होना शुरू होना है। तो फंड की रिक्वायरमेंट कब है, कितनी है, क्या ये कैलकुलेटर आपके काम आने वाला है? यू आर स्माइलिंग, यू आर स्माइलिंग, यस। तो यहाँ ना, यू आर इन दी अवेयरनेस, यू आर इन दी कंप्लीट अवेयरनेस कि मुझे अपने वेरियस टाइम ड्यूरेशन के गोल, कब कितना मनी रिक्वायर्ड होने वाला है, वो आप एक बार प्लान करके चलो। और कितना इजी कर दिया ना आपके लिए, बड़ा सिंपल है। अच्छा, अब दूसरे तरीके से देख लेते हैं, सेकंड शीट पे आते हैं। सेकंड शीट है सिप कैलकुलेटर। सिप कैलकुलेटर, आपने ये कहा कि मुझे इतना पता है कि मैं कितने पैसे निकाल सकता हूं बाहर, कितने पैसे मैं
निकाल सकता हूँ। आपने कहा मैं इजीली मंथली ना 5,000 रुपए निकाल सकता हूँ। तो कितने साल तक निकालोगे? 10 साल तक। अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जिस तरीके से फंड को आप ग्रो करा रहे हो वो 10% की है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? 5,000 रुपए साल के डाले, 10 सालों में 6 लाख की हुई। और ये एंड वैल्यू कितनी बन जाएगी? 10 लाख रुपए की बन जाएगी। ये टूल आपके इस्तेमाल कामयाब है, आपके लिए रिक्वायर्ड है। मैं कहता हूं जितना अर्ली स्टार्ट करोगे, क्रिएट एसेट करोगे, अवॉइड लायबिलिटी करोगे, दैट इज द वे टू बिकम कैश रिच। 500 रुपए से भी स्टार्ट करते हो ना, तो भी मेरे 60,000 रुपए के 1,03,000 हो जाते हैं। और अगर आप लंबे टाइम तक 500 रुपए भी धीरे 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 इन्वेस्ट करते रहे, तो ये 31 लाख रुपए बन जाती है। और अगर ढंग से फंड मैनेज हो रहा है और 15 से 20% का आपने एवरेज रिटर्न ले लिया, तो वो 1.5 करोड़ रुपए बन जाते हैं। कितने? 500 रुपए। टाइम ड्यूरेशन लंबी हो गई ना, कंपाउंडिंग का इफेक्ट है। जितना लंबा टाइम होगा, कंपाउंडिंग होगा, उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। अगर आप 20 का पीरियड यहाँ पर डाल रहे हो और आप कहते हैं मैं तो जुगोन अभी स्टेज पे आ गया हूँ, चलो लेट हो गया कोई बात नहीं, तो मैं अगले चलो 10 ही लगा लो, 10 साल तक अब मैं ना 1 लाख रुपया साइड पे करूंगा। 1 लाख रुपया मैं साइड पे करूंगा, तो आपके वो 2,78,65,000 बनने वाले हैं। 1,20,00,000 आया तो 278 हो गए। अगर रिटर्न और अच्छी आपने ग्रो करवा ली, जो मैंने आपको मेथोडोलॉजी बताई है, तो आपकी ये अमाउंट बन जाता है थोड़ा और ज्यादा। आप कह रहे हो नहीं 10 से कहाँ ऊपर कर पाऊंगा, 2,6 आप कहते हो कहाँ मिलता है जगह, एफडी में पैसे पड़े हैं, ये लो इतना ही 1,64,00,000 रुपीज। पॉइंट क्या है? पॉइंट यहाँ पर ये है, मैं ये नहीं बोल रहा कि रिटर्न की फिगर कौन सी ले रहे हो, आप 6% रिटर्न कमाओगे कि 10% रिटर्न कमाओगे कि 15% रिटर्न कमाओगे, ये आपको मैं अवेयरनेस के अंदर लेकर आ गया हूं। वेलकम टू द गेम ऑफ मनी, वेलकम टू द गेम ऑफ मनी, जहां पर फाइनेंशियल गोल तो समझो, कितने टाइम के बाद कितने पैसे क्या रिक्वायर्ड होने वाले हैं, अब कितने पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं, किस रेट के ऊपर वो क्या अमाउंट बन जाता है, ये अवेयरनेस है। इससे अब आपकी क्रिएशन होनी स्टार्ट हो गई है। किस चीज की क्रिएशन होनी स्टार्ट हो गई है? अपनी इन्वेस्टमेंट की हैबिट, क्योंकि गेमिफाई कर दिया ना, पूरे सिस्टम को गेमिफाई कर दिया मैथमेटिकली। आपको सेकंड्स के अंदर यहाँ पर ये चीज निकल कर आ रही है। ये फार्मूले मैंने लगाए कैसे हैं, ये भी सिखाने वाला हूँ आज ही के सेशन के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, एक ऐसा चक्र व्यू हमारे आसपास हो गया है कि हम अवेयरनेस में नहीं हैं। जितने भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, कंज्यूमर कंपनी, सभी ने एनबीएफसी कंपनियों के साथ में टाई अप कर लिया है। वो कहते हैं वॉशिंग मशीन लेनी है, उठाओ वॉशिंग मशीन, दिवाली आ रही है और आप इजी ईएमआई इंस्टॉलमेंट के ऊपर पे कर सकते हो। आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हो, कर लो, आज फॉरेन ट्रैवल कराओ और आराम से जो आपने ट्रैवल किया है उसको ईएमआई में पे कर देना। अब तो गूगल के ऊपर भी वेबसाइट बहुत सारी ऐसी आ गई हैं जो कह रही हैं कि पे नाउ, मतलब बाय नाउ पे लेटर। अब ये क्या है? जो भी मिडिल और अपर मिडिल क्लास है ना, उनके चारों तरफ एक शिकंजा कस दिया गया है। शिकंजा कस दिया गया है जबरदस्त वाला, कि बंधुआ मजदूर की तरह सारी जिंदगी वो ईएमआई पे करते रहे करते रहे करते रहे। वेल्थ तो कभी क्रिएट हो ही ना, और एक्टिव इनकम हमारी सारी की सारी इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास ही चली जाए। सिर्फ 1, 2, 3, 4% ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बात को समझ लिया है, और भगवान ने मेरी ड्यूटी लगाई है, मेरी ड्यूटी लगाई है एज ए इंस्ट्रूमेंट आपको अवेयर करवाने के लिए। इस खेल को जरा समझ लो, इस खेल का तोड़ समझ लो। सबसे बड़ी बात क्या है? क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आपके पास आ गया है, 2 लाख रुपए की लिमिट है, दिवाली का टाइम है, निकल गए बाहर और जहां देखा शप शप स्वाइप करते 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 घर के सपने पूरे, बच्चों के चेहरे पे स्माइल, वाइफ खुश, वाइफ हस्बैंड के लिए लेके आई है तो हस्बैंड खुश, स्पाउस खुश, चलो जी ओके, पेरेंट्स खुश, हर जगह पे क्रेडिट कार्ड को छाप दिया है। और क्रेडिट कार्ड का जब हर महीने बिल आता है तो हम क्या पूरी पेमेंट कर रहे हैं? नहीं, हम करते हैं मिनिमम पेमेंट। वो कहते हैं टोटल परचेजिंग 2,40,000 रुपए की, मिनिमम 14,000 रुपए का। चल इस बार तो मिनिमम निकाल, इस बार तो मिनिमम निकाल, इस बार तो मिनिमम निकाल, चल इस बार भी मिनिमम निकाल। अगर कहीं मिनिमम भी ना निकाला, पे ना किया,
तो 850 की पेनल्टी, 850 की पेनल्टी, और उसके बाद जो धीरे से इंटरेस्ट लग जाता है, उसके अंदर चार्ज हो जाता है, वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट और बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है। तो हम कहते हैं ये समझ नहीं आ रही यार, ये क्या हो रहा है, मतलब मैं किस चक्कर में फंस गया, ये क्रेडिट कार्ड ना हो गया, ये कोई कोई साहूकार का चक्र भी हो गया, जो पुराने जमाने में किसानों को वो कर लेते हैं। हम नए जमाने के फार्मर हैं, जो साहूकार से लोन और ब्याज और सूद में ऐसे फंस गए, ईएमआई के प्रलोभन में ऐसे फंस गए, पूछो ही कुछ ना। वो कहते हैं अगर आपके पास एचडीएफसी का कार्ड है तो एप्पल i13 उठाओ, एप्पल का फोन उठाओ, लैपटॉप उठाओ, माई मैक उठाओ, और ऐसी जबरदस्त डील है, एकदम चुना डील देते हैं आपको, एकदम बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बेट देते हैं आपको, कि 3,500 रुपए बच जाएंगे। और उसके बाद क्रेडिट कार्ड में जो हम मिनिमम पेमेंट के द्वारा अपने आप को छिलवाते हैं, सारी की सारी हमारी वेल्थ तहस नहस हो जाती है, तहस नहस। और क्रेडिट कार्ड के बिल की पेमेंट करने के लिए ही जिंदगी चल रही है। मैं नौकरी कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, और कहीं देर सवेर हो जाए तो फोन आते हैं, आपका अमाउंट आउटस्टैंडिंग था, आपने दिया नहीं, आप क्या कर रहे हो, फिर फोन आते हैं, फिर फोन आते हैं, फिर फोन आते हैं। आजकल तो एक और नया ड्रामा शुरू हो गया है कि बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, दिल्ली, नोएडा, यहाँ पर ना बड़े-बड़े शानदार कॉल सेंटर खुले हैं, अच्छी बात है, लेकिन वहां से ऑटोमेटेड कॉल आती है। वो दिन में 4 कॉल भेजते हैं, अगर किसी की ईएमआई लेट हो गई है। एक सुबह-सुबह जब आप उठ के अंगड़ाई लेते हो, उस समय फोन आ जाता है, आपका क्रेडिट कार्ड ड्यू है, आप पे कर दीजिए, आपको याद करा रहे हैं। फिर आप दोपहर का लंच करने बैठते हो, उससे पहले फोन आता है, खाने का स्वाद ही मारा जाता है। दोपहर की चाय पी, शाम की चाय पीते हो, उससे पहले फोन आ चुका होता है, रात की आती है तो होता है आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, अपनी वाइफ के साथ में, बच्चों के साथ में, दोस्त के साथ में कहीं पर तो फोन बड़े आते हैं तुम्हारे इस खास नंबर से। अच्छा, तो फोन आते हैं, फोन आते सारी आप इतने अच्छे मूड में होते हो, चेहरा उतर जाता है। तो ये चक्रव्यूह क्या शुरू कर दिया हमने, क्यों शुरू कर दिया, ये पीस ऑफ माइंड ही उड़ा दिया सारा का सारा। पॉइंट यहाँ पर ये है, उसके लिए ना आप जरा इस ईएमआई कैलकुलेटर को समझ लो, आपकी आंखें खोल के रख देगा ये कैलकुलेटर। अब मान लीजिए क्रेडिट कार्ड है ना आपका, वो 35%, कितना, 35% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। और वहां पर अगर आपका सिर्फ 4 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का आ गया, और आपने कहा कि मैं इसको ना धीरे 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 करके पे करता रहूंगा, तो देखिए, देखिए क्या हुआ, देखिए क्या हुआ। आपने ना 2 साल के अंदर 24 किस्तें हैं, 2 साल के अंदर, तो 23,000 रुपए हर महीने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट में निकल रहे हैं। लिया था आपने 4 लाख रुपए की कोई शॉपिंग की थी, यू एंड अप पेइंग 5,61,000, 5,61,779 रुपीज आपको पे करना पड़ा। यानी कि कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे कर दिया आपने उसके ऊपर, आप जो है उसके ऊपर 1,61,779 रुपीज का एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर चुके हो। ले लो 3,000 रुपए का मजा। 3,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है जी, 3,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। दिवाली पे 4 लाख लिए थे, इस दिवाली तक उसको पूरा कर रहे हैं। पॉइंट यहाँ पर ये है कि अब इस ईएमआई कैलकुलेटर को आप पॉजिटिवली भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने दे दिया आपको, टूल दे दिया। मान लीजिए आपने होम लोन लिया 7% का, अच्छी बात है, ले लो। अब कितना लोन लेना है, मैंने जब 50 लाख रुपए का ले लिया, 1 2 3 4 5 50 लाख रुपए का। अब ये लोन आपने लिया 10 साल का, यानी कि 120 इंस्टॉलमेंट हो गई। अब देखो, अब उसके ऊपर क्या होगा, 50 लाख का लोन अगर हम लेते हैं तो 58,000 की इंस्टॉलमेंट आती है 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। तो जिसमें 29,000 का इंटरेस्ट है शुरू में, 28,000 का प्रिंसिपल है, और आप प्रिंसिपल कम होता चला जाएगा धीरे 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 धीरे, ये 120 इंस्टॉलमेंट के अंदर जीरो हो जाएगा। तो क्या हुआ, ईएमआई कितने अमाउंट की आई, 58,000 रुपीज की। आप कहते 58 तो ज्यादा है, तो मैं लोन थोड़ा कम लेता हूँ, तो आप 50 की जगह 40 ले लिया, 40 लिया तो इंस्टॉलमेंट कितनी आ गई, 46,000 की। अब एक बैंक आपको दे रहा है 7% पे, दूसरा दे रहा है 8% पे, 8% पे किस्त हो गई 48,000 की। पीछे ना रेट इंटरेस्ट कम हुए थे, लेकिन लोगों ने जाके बैंक में एप्लीकेशन डाली नहीं, रेट कम हुए नहीं, और वो महंगी इंस्टॉलमेंट दिए चले जा रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी 9% के ऊपर पुराना लोन है, पता ही नहीं है, 50,000 की इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं।
अब होम लोन के ऊपर अगर 6.75 तक आप चले गए रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, तो इंस्टॉलमेंट रहेगी 45,000 की, कहाँ 50,000 की, कहाँ 45,000 की, 5,000 का फर्क पड़ गया। करना क्या था, बैंक को सिर्फ एक फोन ही करना था कि जरा मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट में स्वाइप करा रहा हूँ, मैं अपने होम लोन को बैंक ट्रांसफर करवा लूंगा, नहीं तो आपसे कोटक महिंद्रा आईसीआईसीआई वाले कम दे रहे हैं। तो ये अवेयरनेस में ला रहा हूं ना मैं आपको, भाई जो पैसे आप बचा सकते हो उसको तो बचाओ ना। अगर आप प्रिंसिपली लमसम कुछ पे कर दोगे, प्रिंसिपली लमसम मान लो 25% प्रिंसिपल पे कर दिया, तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग कम हो गया, इंटरेस्ट जाना कम शुरू हो गया। ये ईएमआई कैलकुलेटर आपके काम आएगा नहीं आएगा? बहुत बहुत काम आएगा। आपने कहा कि लोन, अच्छा वॉशिंग मशीन ले आए मार्केट से उठा के, 1 लाख रुपए की बढ़िया वाली आप ऑटोमेटिक, सिर्फ 1 लाख रुपए की फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन ले आए। उसने धीरे से पीछे इंटरेस्ट कितना लगा रखा है, 18% का, क्योंकि वो बजाज का जो कार्ड आता है उसके ऊपर निकल के आ जाती है। अब और उसको आपने पे करना है, आपने कहा धीरे धीरे पे कर देंगे 48 इंस्टॉलमेंट में, क्या दिक्कत है। आपने लिया कितना, 1 लाख रुपए, देने कितने हैं, 1,41,000, तो 41,000 आप एक्स्ट्रा दे रहे हो। और जो 2,937 रुपए हर महीने आपके अकाउंट से निकलते जा रहे हैं, 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 तो उसमें से प्रिंसिपल तो सिर्फ इतना ही खत्म हो रहा है ना, 1400 1400 1400 1500, बाकी सारा इंटरेस्ट में निकल रहा है। तो 41,000 हमने इंटरेस्ट में पे कर दिया। यानी कि अपने फाइनेंशियल गोल प्लानर के लिए इंस्टेड की मैं सेविंग करना शुरू करता, सिप करना शुरू करता, चाहे म्यूचुअल फंड में, चाहे इक्विटी के अंदर, चाहे आप बैंक की आरडी के अंदर, चाहे पोस्ट ऑफिस की आरडी के अंदर, अपनी सिप करने की जगह और अपना फाइनेंशियल गोल प्राप्त करने की जगह मैं कहां फंस गया, मैं तो ईएमआई के चक्कर में फंस गया। यानी कि पैसे जुड़ने कहाँ हैं, कोई नहीं जुड़ने पैसे, पैसे जुड़ने ही नहीं है, वो तो सारे ईएमआईओ में निकलते जाने हैं और ब्याजों में निकलते जाने हैं, पैसे तो बाहर निकलने शुरू हो गए। और जब समय आता है ना रिटायरमेंट का, जब समय आता है रिटायरमेंट का, तो हाथ पल्ले कुछ है ही नहीं, सारी उम्र काम किया, जितना कमाया उतना खर्च दिया, बचा कुछ है नहीं। मैं तो अपने एक जानकार टीचर का एग्जांपल देना चाहूंगा जिनसे मैं पढ़ता था, स्कूल टीचर है, उनसे मैं पढ़ता था और अकाउंट्स पढ़ाते थे हमें। तो अब क्या हुआ, सारी उम्र वो काम करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, कुछ ज्यादा सेव कर नहीं पाए, और सेव किया भी, जितना भी सेव किया, जैसे ही बेटा बड़ा हुआ 12th पास की, बेटे ने कहा कनाडा जाना है। और मैंने तो पापा कनाडा जाना है, मुझे नहीं पता, मुझे कनाडा भेजो, कनाडा भेजो, कनाडा भेजो। अब कनाडा भी कौन सा, वहां पे वो कोई बैठे हैं कंपनी वाले जो लेटर भेज के बुला लेंगे उसको कनाडा। कनाडा जाने का मतलब क्या है, स्टडी अब्रॉड, यानी कि एजुकेशन के पार्ट में से जाना पड़ेगा। 32 लाख रुपए, 32 लाख रुपए लगेंगे कनाडा जाने के लिए, वो भी हम किसको दे देंगे, यूनिवर्सिटी को। चलो भी मार दिया झाड़ू, सारी उम्र पिताजी टीचिंग करते 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 पैसे इकट्ठे किए, स्टडी अब्रोड कनाडा के चक्कर में खड़ाक सारे पैसे निकल गए। अब 32 पूरे थे भी नहीं, अब 32 में अवेलेबल थे 25, 25 और बाकी बचा 7, 7 का लेना पड़ा लोन। अब मतलब कि लाइफ की इस उम्र के ऊपर आके 7 लाख रुपए की लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं। बात यही खत्म नहीं हुई, अब वहां पर भाई साहब जब कनाडा चले गए हैं बच्चे, तो वहां पर उनका एनुअल खर्चा भी होगा। अब उनके लिए पैसे बाहर भी भेजने हैं, पहले तो टीडीएस काट के पैसे बाहर जा रहे हैं, उसके बाद जब पैसे बाहर जा भी रहे हैं तो वो वापस थोड़ी आने हैं, वो तो गए, खत्म, खर्चे में चले जाएंगे वो तो। अब उसके लिए उनको क्या करना पड़ रहा है, पोस्ट रिटायरमेंट भी जॉब को कंटिन्यू करवाना पड़ा, और साथ में शाम को ट्यूशनें पढ़ानी पड़ी। मैंने कहा सर ये क्या चक्कर है, सारी उम्र तो आप पढ़ाते रहे, पढ़ाने के बाद अब आप अपनी एक्सटेंशन भी कर चुके हो, शाम को ट्यूशन भी पढ़ाते हो, अपनी हालत तो देखो क्या कर रखी है आपने। कहते जगमोहन समझ नहीं आया, ये पैसे का ये चक्रव्यूह है ना, ये पैसे का चक्रव्यूह मुझे मार गया। मैंने कहा नहीं, बड़े सीनियर है, सोचा। मैंने कहा सर ये पैसे का चक्रव्यूह नहीं मार गया, ये फाइनेंशियल प्लानिंग ना करने का चक्रव्यूह मार गया, फाइनेंशियल प्लानिंग ना करने का चक्रव्यूह मार गया। हमें पता ही नहीं है कि कौन से एसेट क्रिएट करने हैं और कौन सी लायबिलिटी क्रिएट होती चली जा रही है, और लाइफ के किस हालात, किस वक्त के अंदर कितने पैसे की क्या रिक्वायरमेंट आने वाली है, लाइफ को प्लान नहीं किया और जिंदगी ना ऐसे ही निकल गई, ऐसे ही निकल गई। सोचा ही नहीं पैसे के बारे में, कब कहाँ कितना सेव करना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल कैलकुलेटर था ही नहीं ना,
कौन सा आपने 5 AM देखा था उससे पहले? नहीं था। आज देख लो, लिखो रिटायरमेंट कैलकुलेटर। आप कह रहे हो कि मेरी एनुअल इनकम 6 लाख रुपए की है, यानी कि 50,000 रुपए महीना डायरेक्टर सैलरी निकालता हूँ कंपनी में से, और मेरे खर्चे 4,25,000 के तो फिक्स ही हैं, वो तो ऐसे ही निकल जाते हैं, वो तो बिल्कुल रोटी कपड़ा मकान में निकल जाते हैं, और बाकी जो बचता है वो इधर उधर मैंने कर रखे हैं काम, तो सेविंग कुछ होती नहीं, सेविंग कुछ होती नहीं। अच्छा, चलो, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है? हम सोचते हैं कि हम जो भी इन्वेस्ट करेंगे 12% कमाएंगे। एज अगर 28 साल की है, 55 साल के अंदर रिटायर होना है। मान लो 28 साल की एज है, 55 साल में रिटायर हो रहे हैं, हम कह रहे हैं कि रिटायरमेंट के टाइम के ऊपर ना आराम से 4,25 हमें मिलते रहे, 4,25,000 रुपए, और महंगाई 5% के हिसाब से बढ़ रही है। सबसे पहली बात तो ये कि जब रिटायर होंगे ना 55 साल के ऊपर, तो हमने जो कमाया वो खा भी लिया, और बाकी ईएमआई शीएमआई दे दी, सेविंग कुछ की नहीं, तो हमारे पास फ्यूचर की सेविंग बचने कितने वाली है? जीरो अंडा। और उसमें से कितने पैसे जनरेट होंगे? कुछ भी नहीं जनरेट होगा। ओके, तो अब जो हमें 4,25,000 रुपए हमें लगता है ना आज के रेट के हिसाब से, प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से, आपको मालूम है जब 55 साल के होके रिटायर होंगे 5% के इन्फ्लेशन के हिसाब से उसका अमाउंट कितना होगा? उसका अमाउंट होगा इन्फ्लेशन एडजस्टेड मनी, हर महीने हमें 15,86,719 रुपए चाहिए। सुन लो ध्यान से, 4,25,000 रुपए की फिगर इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ के कितनी हो गई है? 15,86,000 रुपए की। अब मुझे 15,86,000 रुपए, 15,86,000 रुपए के लिए कितना कॉर्पस चाहिए होगा? 1,32,00,000 रुपए तो मेरे, 1,32,00,000 रुपए मेरे एफडी में होने चाहिए या ग्रोथ फंड में होने चाहिए, 1,32,000 रुपए उस समय। तो इसका मतलब ये है कि अगर कुछ भी सेव नहीं कर रहे ना, तो साल के 78,000 रुपए सेव करने हैं, या मंथ के 5,481 रुपए तो कम से कम सेव करने ही करने हैं। अगर रिटायरमेंट, बुढ़ापा सुधारना है, उस समय किसी पे डिपेंड ना होना पड़े, कुछ ना चक्कर पड़ना पड़े किसी का, तो आपको आज ही 5,481 रुपए पर मंथ सेव करने हैं। अब जरा इस फिगर को देखो, इस फिगर को देख लो, ध्यान से देखो इस फिगर को, 5,081। आप कहते हो कि जगमोहन 6 लाख थोड़ी है 6 लाख थोड़ी है, और हमें तो 5 लाख रुपए के महीने के खर्चे, मतलब 5 लाख मेरी इनकम है, 60 लाख रुपए कमाता हूँ, उसमें से 42 लाख 5 साल का खर्च देता हूँ। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तो 10% ही आने वाली है। तो अब उस समय ना आपको 15,86,00,000 का कॉर्पस चाहिए, यानी कि आपकी रिटर्न कितनी आएगी? 15, आपकी इन्फ्लेशन एडजस्टेड मनी कितनी हो गई? 42,50,000 रुपए की जगह आपकी हो गई 1,58,00,000, 67,189, यानी कि अब आपको मंथली 13 लाख, सॉरी 96,416 रुपीज पर मंथ सेव करने हैं, 96,416 रुपए पर मंथ सेव करने हैं। तो क्या करना होगा? अब मुझे कुछ इस तरह से मनी को ग्रो कराना है कि 15% की रिटर्न आ रही है, 15% की रिटर्न आ रही है, तो सिर्फ 24,000 रुपए इन्वेस्ट करना है। अगर मैंने कमाल के साथ में मनी को मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया और 20% की रिटर्न पे आ गया, तो मुझे सिर्फ 6,274 रुपए सेव करने हैं, वापसी लेके चलता हूँ। 15% अगर आप कर पा रहे हो तो 24,000 रुपए हर महीने सेव करने हैं। अगर बिल्कुल थके के बैठे हुए हैं और बस एफडी 5% में डाल दी है, तो आपको 4,64,000 रुपए हर महीने सेव करने हैं। आपको आइडिया लग पा रहा है ना? यस, यू आर गेटिंग द आइडिया, यू आर गेटिंग द वर्ल्ड एंड मैजिक ऑफ द मनी। पूरा आपको समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया कि जगमोहन यार ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं तो मंथली सेविंग करने के बारे में सोचता ही नहीं था। सोचो, मैं तो ये देख ही नहीं रहा था कि पैसे उठा उठा के मैं सिर्फ एफडीज के अंदर डालता चला जा रहा हूँ। अगर एफडी में डालता रहूंगा तो उससे क्या होगा? उससे तो मनी प्रोटेक्ट होगी। प्रोटेक्ट क्या होगी? वो किसी काम की नहीं आएगी। आपको याद है जब आपने एलआईसी करवाई थी आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, तो आपने क्या किया? 7,312 रुपए का एनुअल प्रीमियम पे करते थे। 7,312 रुपए का एनुअल प्रीमियम पे करते रहे, करते रहे, करते रहे, हर साल इंश्योरेंस पे कर रहे हैं। और जब इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म हुई, वो पैसे आपकी जेब में कितने आए? 48,000 रुपए।
₹50,000। अरे कुछ नहीं होता ₹50,000 से। जब इंश्योरेंस पॉलिसी वाले एजेंट ने इंश्योरेंस पॉलिसी बेची थी तो बड़ा उसने बोला था, सर इंश्योरेंस करा लो, पॉलिसी करा लो, लाइफ भी प्रोटेक्ट हो जाएगी और आपको जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी ये बड़ा पैसा आपको मिलने वाला है। अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन जो हमने प्रीमियम डिसाइड किया था, नन्नू मुन्नू सा प्रीमियम डिसाइड कर लिया। हमने तो उसको चलता करने के लिए बोला था कि चल ठीक है यार, छोटी मोटी पॉलिसी कर दे। तो जो छोटी मोटी पॉलिसी आपने ₹7,613 की थी, तो अल्टीमेटली हाथ पर लेके आया कुछ भी नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया ना। तो अब हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस तो प्योरली इंश्योरेंस के हिसाब से कराते हैं, यानी कि टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस, इंश्योरेंस से पैसा नहीं कमाना। इंश्योरेंस तो टर्म इंश्योरेंस है, जैसे गाड़ी की इंश्योरेंस होती है वैसे टर्म इंश्योरेंस के लिए पे कर दिया। बट अपनी मनी को जो आप मंथली बेसिस पे सेव कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, और उसके अंदर अब प्रोटेक्शन की जगह ग्रोथ के ऊपर आप काम कर रहे हो स्ट्रेटेजी के साथ में। स्ट्रेटेजी के साथ में तो पॉइंट क्या है यहाँ पे, कैलकुलेटर समझ लो। कैलकुलेटर आपको समझ में आ गया, और सिंपल कर देता हूँ। ये देखो 6 लाख रुपए 50 महीने के हिसाब से कमाते हो, 4,25,000 रुपए खर्च कर देते हो। और अगर अभी के अभी आपने ढंग से ऑपरेट करना शुरू कर दिया, तो आप जो सेविंग करना शुरू कर रहे हो ना, 6 लाख में से 4,25 गए, तो अगर आप 1,75,000 की सेविंग कर पा रहे हो, ओहो हो, कमाल हो जाना है, कमाल हो जाना है। आपके पास ऑटोमेटिकली फ्यूचर में सेविंग 2,96,00,000 के आसपास की बच गई, और आपको हर साल 35,56,000 रुपए की रिटर्न आ रही है। और आपको चाहिए था कितना, कुछ नहीं, 4,25,000 ही चाहिए था आपको। ओके, ग्रेट, अमेजिंग, फैंटास्टिक। तो देखा आपने, आप अभी जो इनकम अर्न कर रहे हो उसमें से जो खर्चे निकाल रहे हो, जो सेव कर लोगे, फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट बना लोगे, 6 जार टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप चल पड़ोगे, तो उसके बाद ये रिटायरमेंट का कैलकुलेटर आपको बता रहा है कि कमाल कर रहा है आपका, कमाल कर रहा है। चाहिए कितना था कॉर्पस, 1,32,00,000 रुपीज का। आपके पास ऑलरेडी 2,96,00,000 का कॉर्पस है। आगे ना मजे, कमाल हो गया, कमाल हो गया। यस, नाउ यू गॉट इट। तो यहाँ पर जो जीरो की फिगर थी और ये 0 0 था, अब आपको पूरा आइडिया लग गया है रिटायरमेंट कैलकुलेटर के द्वारा कि आप कितना कमाते हो, कितना खर्चते हो, कितना सेव करते हो, क्या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, आपकी एज आज की डेट में क्या है, आप किस एज पे रिटायर होना चाहते हो, चेंज करते जाओ ना। अगर आप कहते हो कि मैं 28 का हूँ, 35 पे रिटायर होना है, तो क्या पोजीशन है। हाँ जी, तो आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, आपको करने हैं जी 38,000। आप कहते हो 40 पे करूंगा तो क्या होगा, ये पता लग गया। आप कहते हो कि 55 पे करूंगा तो क्या होगा, 60 पे करूंगा तो क्या होगा। मैंने 3780 रुपए सिर्फ 3780 साइड पे करते जाओ, आप साइड पे करते जाओ, सेविंग करते जाओ। मैंने आपको ना ऐसा कैलकुलेटर दे दिया है, रिटायरमेंट कैलकुलेटर। अब मुझे नहीं पता आप किस तरीके से इसको इस्तेमाल करोगे, कैसे कैसे इस्तेमाल करोगे, बट आप पूरी तरीके से अपने फाइनेंशियल गोल को आइडेंटिफाई करने वाले हो, पता लग गया। आप पूरी तरह से अपनी सिप कैलकुलेट करके उसकी रिटर्न देख सकते हो, ईएमआई का इम्पैक्ट देख सकते हो, और रिटायरमेंट कैलकुलेशन कर सकते हो। उसके पीछे के लॉजिक और पर्सपेक्टिव मैंने आपको बता दिए हैं। अब कुछ लोग इंटरेस्टेड ये भी जानने के लिए हैं कि जगमोहन जरा ये भी बता दो ये कैलकुलेट करते कैसे हो, रिक्वायर्ड मंथली सिप कैसे निकलती है। भाई सिंपल फार्मूला है। क्या फार्मूला है ये मैं आपको करके बताता हूँ। ये देखो, आप ना फार्मूला भी सीख लो, क्योंकि आप मुझे पता है बहुत इंटरेस्टेड हो। फार्मूले ना इस पे लगाने बड़े आसान है। मान लीजिए आपने सिप निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, इजिकल टू आपकी गूगल शीट के अंदर एक फार्मूला होता है पीएमटी का। पीएमटी होता है सिप निकालने के लिए, इजिकल टू पीएमटी किया और विद इन ब्रैकेट कर दिया। विद इन ब्रैकेट करके सबसे पहले आपने क्या लिया कि जो आपकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है उसको ले लो, कॉमा लगाओ। फिर देखो कितने सालों में आपने करना है, 4 सालों में करना है। अच्छा, अब ये क्योंकि मंथली निकाल रहे हैं ना, तो इसलिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम डिवाइड बाय 12 कर लेते हैं। वही करते हैं, पीएमटी करो, विद इन ब्रैकेट करो। सबसे पहले क्या लिया, कितनी रेट ऑफ रिटर्न है, ये साल की है तो बटा 12 कर लो। अच्छा, तो कितने सालों में, 4 सालों में, इसको मल्टीप्लाइड बाय 12 कर लो। अच्छा, उसके बाद अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी चाहिए और फ्यूचर वैल्यू कितनी चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू तो 0 है, और फ्यूचर वैल्यू कितनी है जी, हमें इतनी चाहिए होंगे। और ये जो है पीरियड के बिगिनिंग में करने वाले हो कि एंड में करने वाले हो, एक लिख दिया। अब ये फिगर क्योंकि माइनस में आती है, इसलिए -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। आ गया।
18,405 रुपए का फॉर्मूला निकल के आ गया। आपको सिर्फ कैलकुलेट करना आ गया। कहाँ से कैलकुलेट करना आ गया, दोबारा देख लो। पीएमटी टाइप किया, ब्रैकेट शुरू किया, क्या रेट ऑफ रिटर्न है, मल्टीप्लाइड बाय 12, कितने सालों तक करना है, मल्टीप्लाइड बाय 12, पहला डिवाइड बाय 12 था, फिर मल्टीप्लाइड बाय 12 था। फिर क्या है कि आज कुछ प्रेजेंट वैल्यू आपकी है नहीं, जीरो। और कितने पैसे चाहिए होंगे, 12,15,506 रुपए चाहिए होंगे। और वन इसलिए लिखते हैं कि हर पीरियड के बिगिनिंग के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट करें, 18,405, फिर 18,405, 18,405। और ये फिगर माइनस में इसलिए आती है क्योंकि आउटफ्लो के हिसाब से फार्मूला बना हुआ है, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। फार्मूला पता लग गया आपको, बिल्कुल पता लग गया। आप कह रहे हो कि जगमोहन ये भी सिखा दो ना कि अगर आज मेरे पास अगर आज 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड फ्यूचर वैल्यू कितनी निकलेगी, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, एफ वी इज इक्वल टू दबाया एफ वी फ्यूचर वैल्यू, ब्रैकेट कर दिया। वही वाला तरीका, ये लो आपने ले लिया एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, कोमा, कितने सालों तक करनी है, कोमा। अच्छा, अब इसके बाद आपकी जो है पर मंथ बेसिस पे कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहे, जीरो। और इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 10 लाख रुपए की है, ठीक है जी। और ये पीरियड बिगिनिंग में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1 ब्रैकेट कर दिया क्लोज, मल्टीप्लाई कर दिया -1 के साथ में, तो फिगर आ गई ये। एक मिनट, मैंने क्या कर दिया, हाँ बी, हाँ 20, ये फिगर मैंने B6, ओके, मैंने फार्मूला लगाने में थोड़ी सी गलती कर दी, B6 कर दिया उसको, B6 करना था ना मुझे। यहाँ पर मैंने वो, ये लो B6 कर दिया, B7 करना था रिटर्न के साथ में, जल्दी जल्दी में देखो, ये B6 नहीं है, ये B6 है ना, ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड, इन्फ्लेशन एडजस्टेड यानी कि 5% की महंगाई के हिसाब से कितना पैसा चाहिए होगा, तो एक 21 फिगर आ गई, नाउ यू गॉट इट। दोबारा देख लो, दोबारा देख लो, फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू B6 क्या है, इन्फ्लेशन का रेट, B5 क्या है, कितने सालों में, जीरो का क्या मतलब है, जीरो का मतलब है कि आज, आज यानी कि इनिशियली कितने मंथली ईएमआई दे रहे हो, हम उसकी तो जरूरत ही नहीं है। अच्छा, क्यों, क्योंकि ये तो हम फ्यूचर इन्फ्लेशन वैल्यू निकालना चाहते हैं। B3 का मतलब है कि आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, पीरियड के एंड बिगिनिंग में है, -1 से मल्टीप्लाई किया, ये आपकी फिगर आ गई, टैली कर गई, बहुत बढ़िया। आप कह रहे हो कि फिर मुझे प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट करना सिखा दो, प्रेजेंट वैल्यू, एंड वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, सब के सारे फार्मूले ये देखो दे रखे हैं, एफ वी, आप देख लेना, फार्मूले तो दे रखे हैं ना यहाँ पे कैलकुलेटर के अंदर, ये भी फार्मूला पूरा दे दिया। रिटायरमेंट के टाइम के ऊपर भी आपको मैंने सारे फार्मूले दे दिए, इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के लिए फ्यूचर वैल्यू निकलती है, रिक्वायर्ड कॉर्पस करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया। ये एक्सेल की शीट में आपको दे रहा हूँ, आप ही के लिए गूगल शीट, सब आपका है सब आपका है। मतलब मैंने आपको बने बनाए भी दे दिए, अपने हिसाब से बना भी सकते हो, वो भी कर सकते हो। पॉइंट ये क्या है, नॉलेज शेयरिंग करनी है। अब एक पॉइंट अच्छे से आप देख लो, सुन लो, समझ लो कि ये सब कुछ मैं क्यों कर रहा हूं। ये सब कुछ मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप फ्लड करें अपनी बिजनेस एंड लाइफ। देखो वर्ड क्या लिखा है, एंड लाइफ, खाली बिजनेस नहीं, एंड लाइफ। तो आपको अपनी पर्सनल फाइनेंस के अंदर वेल्थ क्रिएट करनी है ताकि कंसिस्टेंट कैश फ्लो बना रहे आपकी लाइफ के अंदर, और मैं आपको मिलेनियर बिलेनियर की डिजाइन देता रहता हूं। एंड आई एम श्योर कि आप ना जीएसए ऑनलाइन को अच्छे से यूज कर रहे हो। www.jsaonline.in, jsaonline.in में आप गए, यहाँ पर आप अपने बिजनेस और लाइफ को प्रॉफिटेबल और कैश रिच रन कर रहे हो। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं रजिस्टर्ड हो तो कर लो, यस आई वांट टू रजिस्टर्ड। जो रजिस्टर्ड है वो लॉगिन पे क्लिक करेंगे और अपनी ईमेल आईडी से जाएंगे, या आपने अपनी ईमेल आईडी पे क्लिक किया जो आपने रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी वहां पर रिफ्लेक्ट करती है। यहाँ पर ना आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, जेएसए ऑनलाइन इज ए हेल्पलाइन, कोई क्वेश्चन आ रहा है ना आपके दिमाग के अंदर, तो आप आस्क योर क्वेश्चन पे जाके पूछ लिया करो। यहाँ पर आप मेरे से 1-to-1 भी कर सकते हो, लिखो आई वांट टू डू 1-to-1 मीटिंग विद जगमोहन सिंह, आ जाओ आस्क योर क्वेश्चन के अंदर। तो 1-to-1 मीटिंग करेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, आपकी वर्किंग करेंगे, डिस्कशन करेंगे, एक्सक्लूसिवली आपसे बात करेंगे। तो दैट वे, और जो भी आपके माइंड के अंदर है। पॉइंट क्या है, पॉइंट देखो बड़ा सिंपल है कि आप ना, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो,
और अपनी लाइफ को प्लान करने के लिए पूरी तरीके से इस फाइनेंशियल कैलकुलेटर को इस्तेमाल करो। अवेयरनेस पे तो आप आ गए, ये बनी बनाई चीज आपको दे दी है। इसके अलावा ना, अगर आजकल मोबाइल में आप जाओगे तो मोबाइल के अंदर बड़ी तरह की ना एप्स आती हैं। आप एक आधी ऐप डाउनलोड कर लो, जैसे मनी आईएनडी के नाम की एक ऐप है, वो भी अच्छी है। और बड़ी सारी ऐप है, वो तो सर्च करोगे बहुत सारी मिल जाएंगी। तो वहां पर भी आपको बने बनाए इस तरीके के कैलकुलेटर मिल जाते हैं, पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाती है। तो आप ना उसको यूज करना शुरू करो, अवेयरनेस के अंदर आ जाओ। जैसे ही माइंड को आपने अवेयरनेस दी कि मैं लोन लेके ईएमआई ये नहीं पे कर रहा, इंस्टेड कि मैं एक्टिव इनकम या पैसिव इनकम जो अर्न कर रहा हूं उससे मैं सिर्फ क्रिएट करूंगा, वेल्थ क्रिएट करूंगा। मुझे आज ही मालूम है कि कब किस समय किस पैसे की रिक्वायरमेंट है, और सफिशिएंट अप्रोप्रिएट मैंने सेविंग करके रखी है। अगर आप शुरुआत करना चाहते हो ना, तो 100 रुपए से शुरुआत करो, 500 रुपए से शुरुआत करो, 5,000 से करो, जिससे भी करो करो। लेकिन ये फंड आपका जब सेपरेटली सेव होता चला जा रहा है ना, ये मनी की गेम के अंदर मजा आना शुरू हो जाता है। तो this is something I wanted to bring to your knowledge today. So how was the session for you, my dear friend? Just give the comment in the chat box जो आज बिल्कुल लाइव है मेरे साथ में। After giving the comment, this session is complete for you, and thank you very much. थैंक यू वेरी मच। आपकी जो पार्टिसिपेशन है ना, वो मुझे बहुत 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 इंकरेज करती है, बढ़िया से बढ़िया रिलेवेंट और एक्सक्लूसिव टॉपिक के ऊपर आपके साथ काम करने के लिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। हैव अ ग्रेट वीक अहेड to all the participant who are live today. Okay, थैंक यू सुशांत पाटिल जी, अमित पटियाल जी, डॉक्टर संजय नरवाल जी, शिवानी जी, श्रीनिवास पटी जी, सुशांत पाटिल जी, सुशील धवन जी, विक्रम छाबड़ा जी, एंड एवरीबडी। Have a great time and life ahead, and enjoy. Enjoy. Great. Bye.